करके तमाम शेयरों पे बातचीत शुरू करते हैं और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे को तलाशना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आज हम बातचीत टाटा सिल्वर ETF और तमाम चीज़ों पे बातचीत काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग होती हुई, इस पर बातचीत करेंगे, डिटेल में बातचीत करेंगे, दोनों एक्सपर्ट से करेंगे। कल भी की थी, आज भी इस कॉन्टिन्यूटी में हम बढ़ेंगे। कल भी काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया था, बहुत सारे कमेंट्स पर जो है अच्छे निकल के आए। लेकिन सबसे पहले इंडिगो के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आते हैं इंडिगो के रिजल्ट्स को, आज गूगल के ट्रेंड में शामिल। नतीजों पर जितनी बुरी तरीके से उम्मीद थी उतना बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। रेवेन्यू जो है थोड़ा बढ़ते ही हुए दिखाई दिए, करीब 5-6% रेवेन्यू बढ़ा है। मुनाफे पे जरूर दंड पड़ता हुआ दिखाई दिया है, कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, हम सबको इसके पीछे की कहानी सारी पता है। 77% कंपनी का मुनाफा जो है वो गिरता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा अगर देखें तो 3% जो है वो इम्प्रूव ही हुआ है। जो है एक्सेप्शनल लॉस जो है करीब 1547 करोड़ के आसपास का, मार्जिन वहीं के वहीं फ्लैट है। क्या करना चाहिए प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी। इंडिगो इस पर, इसको लेकर के काफ़ी डिटेल में पूरे देश में काफ़ी हंगामा रहा। अब कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स के बाद 2% की गिरावट लाजमी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इंडिगो पे? देखिए, इंडिगो पे ना सर मेरा व्यू अभी थोड़ा नेगेटिव हुआ है, क्योंकि आई वाज टॉकिंग टू माय रिसर्च हेड एंड ही आल्सो टोल्ड मी कि इंडिगो में आल्सो रिसेंटली हमने देखा, एक्चुअली गवर्नमेंट चाहते नहीं है कोई भी फील्ड में कोई भी पर्टिकुलर एक स्टॉक का ना मोनोपोली हो जाए। मोनोपोली होने में क्या प्रॉब्लम है, हमने रिसेंटली देखा कि अकेला एक एयरलाइंस ने पूरे देश भर में जो है एक हंगामा मचा के रखा था। सो रिसेंटली हमने देखा जिस तरीके से इंडिगो का शेयर में फॉल आया और टॉप से ऑलमोस्ट अभी आप कैलकुलेट करके देखेंगे मोर देन 20% अभी तो नीचे है। रिसेंटली रिकवरी भी हुआ था, लेकिन रिकवरी 5000 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। वो बस नॉर्मली एक शॉर्ट कवरिंग मूव था, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट बिल्डअप हुए थे, शॉर्ट कवरिंग मूव आया, अगेन शॉर्ट कवरिंग मूव होने के बाद सस्टेन नहीं हुआ। रिसेंटली न्यू एयरलाइंस का अनाउंसमेंट हुआ, तो आने वाला नेक्स्ट 1.5-2 साल में ना इंडिगो का सीधा सीधा डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाएंगे पर्टिकुलर वो सारे कंपनीज। अब जिस तरीके से इंडिगो का चार्ट अगर हम प्राइस देखेंगे, 100 मूविंग, 50 मूविंग, इनफैक्ट 200 मूविंग एवरेज की प्राइस के नीचे है। मुझे लगता है कि 200 मूविंग एवरेज प्राइस, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट माना जाता है इंडस्ट्री में, इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू मी 5550 इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक 5550 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रहा है ना विपुल जी, जो नेक्स्ट जो मोमेंटम ना, न्यू जो फ्रेश बायर्स है वो आपको आता हुआ नहीं दिखा। देखिए, इन्वेस्टमेंट का तो 2 टाइप्स है, आप शॉर्ट टर्म पे बाई कर रहे हो, अदरवाइज आप वैल्यू इन्वेस्टिंग ढूंढ रहे हो। लेकिन जहां पे स्ट्रक्चरली हमने क्रैकडाउन देखा है सडनली, वहां पे मुझे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका नहीं ढूंढना चाहिए। और इसका इंपैक्ट सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, मुझे लगता है कि नेक्स्ट आने वाला 2-3 क्वार्टर में प्रेशर रहेगा। अब जब प्रेशर में रहेगा, क्या होता है, प्राइस नीचे आने के बाद ना कंसोलिडेशन में चला जाता है। अब कंसोलिडेशन में पैसा डालने का कोई मतलब होगा नहीं। ट्राई कीजिए एक बार एग्जिट होने का। अब मार्केट का एनवायरमेंट भी अच्छा नहीं है, मैं एक बार कंफर्टेबल रहूंगा 5550 इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद। चलिए ठीक है, ये बात इंडिगो को लेकर निकल के आ रही है। एक शेयर जो है, क्या मतलब जो है फाइनली ये 200 के नज़दीक पहुंच रहा है। क्या शानदार रैली है। अशोक लेलैंड, मतलब बहुत सुस्त शेयरों में शामिल। सर यहाँ पर कोई अंशुल जी, कोई BTST कॉल, कोई पोजीशन बनाने की कोई संभावनाएं बन रही हैं क्या, मतलब, या फिर आज की रैली पूरी हो गई? 4.5% ऊपर 198-93 पैसे का जो है इसने इंट्राडे हाई लगाया है, उसी के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। 10 मिनट पहले का आप चार्ट देख रहे हैं, लेकिन क्या रफ्तार पकड़ी है अशोक लेलैंड में, क्या पक रहा है और कैसे इसको क्या प्ले किया जा सकता है क्या? तो देखिए, अशोक लीलैंड में कल भी हमने डिस्कस किया था कि 3 हफ्ते की टाइट रेंज से 2 हफ्ते का लो स्वीप करके चल रहा है। 183 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, 200 तक का टारगेट मिल सकता है। अब चूंकि 200 अचीव हो गया है, थोड़ा सा 199 का हाई बना है, आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके 205 207 तक जा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी 183 से ऊपर नहीं आ रहा है, एकदम जबरदस्ती करके ऊपर लाना है तो आप भले 191-80 पे ला सकते हैं, बट कंफर्टेबल स्टॉप लॉस अभी भी 183 का ही रहेगा और एक्सटेंडेड टारगेट 205 207 के कर सकते हैं। सेक्युलर बुल रन में है तो टॉप प्रेडिक्ट करने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते हुए चलिए। अलाउ द मार्केट टू थ्रो यू आउट, मार्केट को आपको बाहर फेंकने दीजिए, ना कि खुद ही दरवाजे से बाहर निकलिए, क्योंकि हो सकता है पार्टी लंबी भी चल जाए। अच्छा, जो खरीदना चाह रहे हैं अभी की रैली को देख करके, उनके लिए कोई गुंजाइश है या रैली पूरी हो गई है? नहीं, रैली पूरी हो चुकी है सर। अब बेस से हम बहुत दूर आ चुके हैं। अशोक लीलैंड में जो बेस ब्रेकआउट आया था वो आया था 126 रुपए पे, तो 126 का अब तो 200 हो चुका है।
अब क्यों बाई करेंगे? अगर आपको बाई करना ही है, कोई भी स्टॉक तभी बाई किया जाता है जब बेस के आसपास हो, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, रिस्क छोटी हो, रिवॉर्ड बड़ा हो। तो यूनियन बैंक जो हम रेगुलर डिस्कस करते आ रहे हैं, यूनियन बैंक अभी भी 155 का बेस ब्रेकआउट है, 177 बीसी रुपए ऊपर है और 300 रुपए तक जाने की संभावना है। तो अगर खरीदना है तो यूनियन बैंक जैसा स्टॉक खरीदेंगे ना, या उज्जीवन जैसा स्टॉक खरीदेंगे जो बिल्कुल बेस के ब्रेकआउट पे खड़े हुए हैं। ठीक, तो यूनियन बैंक जो है अगर आप ले सकते हैं यहाँ पे सर, क्या यूनियन बैंक में क्या 300 के टारगेट बताया आपने ना? हाँ, यूनियन बैंक में बड़ा बेस ब्रेकआउट है सर। यूनियन बैंक में 421 हफ्ते का कप एंडल का ब्रेकआउट है। तो चलिए आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में दे ही देता हूं, मैं आपको स्क्रीन ही दिखा देता हूं ताकि अगर दिख रही हो सर स्क्रीन तो बताइए। एक सेकंड सर, एक बार जरा पीसीआर की टीम जरा चेक कर लीजिए, स्क्रीन हमको दिख रही है। हाँ, आ गई आ गई आ गई आ गई जी। तो ये देखिए, ये नीचे में ये बॉटम राइट पे ये मंथली चार्ट है। अब मंथली चार्ट पे देखिए, ये पूरा सेक्युलर बुल रन रहा है स्टॉक में। इसके बाद से ये कंसोलिडेशन फेज बना, ये पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न बना जिसका ब्रेकआउट आ रहा है। वही जब थोड़ा नीचे आके वीकली चार्ट पे देखेंगे, नॉइस ज्यादा दिखेगी, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी राइट साइड में जब ब्रेकआउट आ रहा था, राइट साइड में आप देख रहे हैं कितनी टाइटनेस थी। एक ही लाइन पे क्लोजिंग लगभग 8-9 हफ्ते आई, वहां से ब्रेकआउट का ये चौथा हफ्ता है। जनरली 3 से 5 दिन की मूव होती है, तो ये 3 to 5 बार्स की मूव होती है, तो 4th बार है, तो प्रोबेबली एक बार और मिल सकती है, उसके बाद कंसोलिडेशन में जाएगा। और डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं जो चीज वीकली चार्ट पे हुई थी, यहाँ पे 7-8 हफ्ते की टाइट रेंज, वही डेली चार्ट पे अभी हो रही है 5-7 दिन की टाइट रेंज, और आज ओपन लो के साथ चल रहा है। अगर चला तो हो सकता है आज ही 185-86 दे दे, बट चूंकि पीएसयू काउंटर है, ट्रेडिंग बेट बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसीलिए मैं बार बार मना करता हूं कि ट्रेडिंग मत कीजिए, टाइमिंग मत कीजिए। केवल ये जो 148 रुपए का स्टॉप लॉस है, इसको लगा के शांति से बनाए रखिए। पूरा अगर पैटर्न आप देखेंगे, 156 रुपए की नेकलाइन है और पैटर्न का लो 20 रुपए है, तो 156 और 20 आपका हो गया 134 रुपए। 134 अगर ब्रेकआउट में जोड़ेंगे, 134 प्लस 156 का ब्रेकआउट है, 290 रुपए का टारगेट आता है। तो स्टॉप लॉस आपका 148 रुपए, टारगेट आपका 290 रुपए। तो इस तरीके से अगर आप बड़े पैटर्न पे ट्रेड करते हैं तो धीरे धीरे करके पैसा बनेगा। फिर वहीं सट्टा मारने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आएंगे तो इधर उधर के स्टॉप लॉस कटवाते रहेंगे। बड़ा पैटर्न मिला है, बड़ा पैसा बन सकता है, तो फिर उसको उसी तरीके से ट्रेड कीजिए। वाह, 2% अब ऊपर होता हुआ, ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर। और ये लंबा लक्ष्य है, ये ऐसा नहीं है कि ये इंट्राडे के लिए ट्रेड है या 2 दिन का ट्रेड है, ये जो है लंबे समय के लिए रखने के लिए आपको सलाह दी जा रही है। अच्छा सर, इसको अगर शॉर्ट टर्म में बहुत लोग प्रॉफिट बुक करना चाहें, जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, तो वो ट्रेडर भी हैं ही हैं दर्शक हमारे, तो वो कहाँ एग्जिट ले लें अपना, जो है जिस तरह का मोमेंटम यहाँ पे नए इंट्राडे हाइज बन रहे हैं? तो देखिए, छोटे छोटे रेजिस्टेंस तो फिर बहुत सारे हैं। जैसे छोटा सा अगर पहला टारगेट क्या रखें? एकदम छोटा सा इमीडिएट रेजिस्टेंस 189 पे है। 189 निकलता है तो 206 पे है। मेरे को नहीं लग रहा 189 पे रुकेगा, बट अगर वहां पे कोई सेलिंग दिखी तो बुक कर लीजिएगा, नहीं रुकी तो फिर 206 पे अगला पड़ा हुआ है। 206 भी नहीं रुका तो 220 पे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर ये 2 लेवल नहीं रुके तो 220 पे तो जरूर एक बार जाके रुकेगा। तो ये मतलब अगर छोटी अवधि का किसी का नजरिया है तो 189 के आसपास एक बार सवाल पूछ लें अपना, और यहाँ पे जो है 189 का शॉर्ट टर्म का टारगेट यहाँ पर रखा जा सकता है। चलिए आते हैं प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, जरा पेटीएम देखिए, पेटीएम में भी आज रिकवरी है, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल। यहाँ पे कोई संभावनाएं हैं क्या सर? अभी गिरावट के बाद जो रिकवरी आ रही है, हालांकि ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाया है, 1303 1304 के बाद से फिर से हल्का होता हुआ। आपका व्यू क्या है? अभी 2% की तेजी 1284 के आसपास। तो पेटीएम पे ना सर, हर एक गिरावट में अभी मुझे लगता है कि आपको ऐड ही करना चाहिए, और क्योंकि फंडामेंटल लेवल पे भी पेटीएम का बिजनेस बहुत चेंजेस हुआ है। एंड जिस तरीके से एक जमाने में पेटीएम ट्रेड हो रहा था, वो ऐसे डर का माहौल अभी है नहीं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में अगर है, आप बने रहिए। इजीली आपको 1350 का पहला टारगेट रहेगा। जैसे ही 1350 ब्रेक होता है, अगेन आपको फिर से एक बार स्टॉक 1550 एंड 1600 तक आपको मिलेंगे शॉर्ट टाइम में। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1140 के आसपास मेंटेन करके चलना है।
चलिए, इस बीच 178.44 का हाई लगा दिया यूनियन बैंक ने और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके अपने बिल्कुल 52 वीक हाई के नज़दीक, जो कि 183 के आसपास है। तो आज जिस तरीके का मोमेंटम है, ये लेवल तो आज लग रहा है कि आज ही आज में क्रॉस हो जाने चाहिए। तो अच्छा मोमेंटम है। इसको ज़रा टारगेट पे हम थोड़ा सा चेंज कर लें कि अगर इसको 189 पहला कर दें तो वो थोड़ा सा दर्शकों के समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 300 का तो परमानेंट टारगेट है जो कि हम दूसरा रखें, पर पहला टारगेट 189 का कर देते हैं ताकि जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। पर हाँ, अगर आप रख सकते हैं इसको तो रखिए। अंशुल जी का मानना है ये अभी रफ्तार जो है वो 300 तक जाएगी, रैली थोड़ी सी लंबी चलेगी ये वाली। तो इस पर आपको निगाह यहाँ पर यूनियन बैंक में रखनी चाहिए। PSU थीम बैंकों की अच्छी चल भी रही है, तो मतलब फ्लो के साथ बहना ज़्यादा बेहतर है। ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर निकल के आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे यहाँ पर कुछ परिवर्तन होगा और तेज़ी आएगी या कुछ मंदी आएगी तो हम इसको स्क्रीन पर दोबारा आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन एक और थीम जिस पे कल हम लोगों ने बात की थी और डिटेल में काफ़ी बातचीत की थी, आज काफ़ी सारे आर्टिकल वगैरह भी आए हैं। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा प्रकाश आप लोग डालें, आप दोनों की सिल्वर ETF को लेकर के। सर, बहुत क्वेरीज़ हैं, कमोडिटी शो हो हमारा या कोई भी शो, काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। कल जो कुछ हुआ यहाँ पर 3-4% की गिरावट आई सिल्वर की प्राइसेस में, और उसके बाद से हमने देखा 20-20%, 24-24% की गिरावट जो है वो ETF के अंदर देखने को मिली। कई सारी रिपोर्ट आई, कई सारे कारण उसमें बताए जा रहे हैं। उसमें एक तो मार्जिन कॉल जो है वो ट्रिगर हो गई। मैं चाहूँगा जो कल घटनाक्रम रहा है, आपका एनालिसिस, आपके पास भी बहुत लोगों ने सवाल किए होंगे, आप लोग क्या व्यू दे रहे हैं बताइए ज़रा इसको लेकर के। अंशुल जी और प्रदीप जी दोनों लोगों की राय थोड़ा सा इसको डिस्कस करना चाहेंगे। हालांकि फिर चांदी में रिकवरी है, सारे ETFs रिकवर हो गए, कल ही रिकवर हो गए थे तो काफ़ी हद तक। क्या व्यू कल क्या घटा क्या सर? कोई भी शुरू कर दे, अंशुल जी आप ही शुरू कर दीजिए, प्रदीप जी आप शुरू कर दीजिए, कोई भी शुरू कर दीजिए। देखिए, कल जो हुआ था सर, बेसिकली हमने देखा कि डोमेस्टिक जो प्राइस था, डोमेस्टिक प्राइस ज्यादा महंगा हो गया था और कंपेयर करेंगे अगर इंटरनेशनल मार्केट प्राइस से। तो इंटरनेशनल मार्केट पे अगर हम ट्रैक करते हैं सिल्वर को, तो इंटरनेशनल मार्केट पे सेम था प्राइस, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट पे लास्ट 2 से 3 दिन थोड़ा प्राइस ज्यादा दिखा रहा था। एंड सेकेंड थिंग, जिस तरीके से क्रैश हुआ, एंड उससे पहले लास्ट कल से जो परसों इवनिंग था, इवनिंग पे हमने देखा जियो पॉलिटिकल जो टेंशन जो थोड़ा लोग कर रहे थे उसको थोड़ा हमने कम देखा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी का एक बयान भी आया था इंडिया के साथ। ऐसा स्टेटमेंट आया था कि मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड माइंड एंड विल डील विद मोदी जी, ऐसा करके उनका एक स्टेटमेंट आया था। तो लोगों को लगा फिर से एक होप कि नहीं, इंडिया में डील हो सकता है। तो वो जो एक सिग्निफिकेंट जियो पॉलिटिकल रिस्क हो रहा था ट्रेड डील को लेके, तो थोड़ा वो कमी होते हुए दिखाई दिया। सेकेंड, जो ओवरऑल ग्रीनलैंड को लेके स्टेटमेंट आ रहा था कि नहीं, वहाँ पे आर्मी भेज देंगे, वार एकदम वहाँ पे हो जाएगा, वो थोड़ा स्टेटमेंट पे थोड़ा नरम दिखा लोगों को। सो कहीं ना कहीं, और जीरोधा का जो CEO है वो नितिन एंड निखिल जी, नितिन सर का कल एक ट्वीट, परसों एक ट्वीट भी आया था MTF को लेके, उन्होंने वार्निंग दिया था। अब क्या होता है बेसिकली, आप जनरली आप देखेंगे ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी एक कंपटीशन है। अब वो कंपटीशन ऐसा है कि आपको मैक्सिमम 4 to 5x जो है लेवरेज मिलता है। सो अगर आपके पास 100 रुपीज है, उसका 5x आपको लेवरेज मिल रहा है। तो सिचुएशन क्या है, बहुत सारे लोगों का ना MTF में पैसा जो है वो बाइंग पे था। अब जैसे थोड़ा बहुत 1% क्रैक आया और जियो पॉलिटिकल टेंशन थोड़ा कम हुआ, अब लोगों ने थोड़ा बहुत पैनिक सेलिंग में थोड़ा बहुत सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे सेलिंग करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी रिस्क हो जाता है। तो ऐसे मैं देख रहा था पूरा कल तो 15% इनफैक्ट 20% नीचे था। एंड होते होते मार्केट थोड़ा बहुत खत्म जो है क्लोज होते होते फिर से एक बार हमने देखा थोड़ा बहुत रिकवरी आया। लोअर टाइम फ्रेम से 10%, 12%, 13% का आसपास का नीचे गिरावट रहा है। आज अभी सिल्वर मोटा मोटा ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर है। और अभी आप देखेंगे ETF, जितने भी ETFs है, इज लाइक अगर हम इंडिया में बात करेंगे, HDFC ETF, जो टाटा सिल्वर ETF है, जो सिल्वर बीज है, सब में ऑलमोस्ट 8%, 7% आज थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन बिल्कुल जी, जिस तरीके का वॉलेटिलिटी आज ETF में देखने को मिल रहा है आज कल में, मुझे ना आज Web3 वाला जो क्रिप्टो कॉन्सेप्ट है ना, क्रिप्टो के बारे में याद आ रहा है। मतलब सिल्वर इज लाइक ए क्रिप्टो, मतलब उसके जैसा वॉलेटाइल हो रहा है आजकल। सो मुझे लगता है कि कल परसों भी मैंने आपको डिस्कशन किया था, देखिए अगर किसी के पास है तो 2 घंटे ना आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 2 घंटे का जो एवरेज प्राइस है, अगर आप देखेंगे कल भी नीचे आया था, 2 घंटे का मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हुआ। इनफैक्ट कल भी मैंने आपको बताया था
3 लाख के आसपास का स्ट्रिक्टली शॉर्ट टर्म में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए। अगर आपका बाइंग 2,50,000, 2,60,000, 2,70,000 के आसपास है, अभी मैं देख रहा था ऑलमोस्ट जिस तरीके से प्राइस फिर से मोमेंटम आ रहा है, आपको अगेन 3,50,000 एंड 3,60,000 जाने के लिए रेडी हो रहा है। मैं फरवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूं, तो अभी प्राइस चल रहा है 3,39,387, और जिस तरीके से सिल्वर प्राइस में आज फिर से मोमेंटम आया है, ये मुझे लगता है कि फिर से आपको लॉन्ग पोजीशन कैरी करने का ही सलाह दूंगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही टर्म्स कंडीशन अप्लाइड है, डिस्क्लोजर भी अप्लाइड होगा, यहाँ पे बहुत हाई रिस्क है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी भी चलेंगे विपुल जी, लेकिन जो जीरोधा का जो फाउंडर है, उन्होंने जो एक वार्निंग दिया है एमटीएफ को लेके, दैट इज अ वेरी बिग डील, एंड कोई भी इंडस्ट्री में आज के डेट में डिस्कशन नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा भी बताया कि न्यू रिस्क मैनेजमेंट को लेके सोचना चाहिए, जो कि सेबी की तरफ से अभी भी नहीं हो रहा है। सो मुझे लगता है कि यही सारे कुछ रीजन है, इस वजह से थोड़ा बहुत पैनिक सेलिंग देखने को कल मिल रहा था, आज फिर से पुल बैक देखने को मिल रहा है। सो अगर किसी के पास पोजीशन है, आपको अभी मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। लेकिन विपुल जी, इस सिचुएशन में बाय करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस में हमने मूव देखा सिल्वर में, अगर फिर से, क्योंकि आपको जब आप बेचेंगे ना, आपको बेचने का मौका नहीं मिलेगा। एक एक दिन में 20, 25, 30% नीचे आ सकता है, और उस टाइम पे एमटीएफ में हिट हो जाता है, लिक्विडिटी इशू हो जाता है। ये बात आपकी सही। जो कल का मामला रहा वो यही रहा कि एक तो बहुत लोगों की मार्जिन कॉल ट्रिगर होने लगी, एमटीएफ का इशू था। अंशुल सर, आप इसका एनालिसिस कैसे कर रहे हैं कल के वाले मामले को लेकर के, और अभी क्या करना चाहिए? ये कह रहे हैं कि बहुत रिस्की है, तो अब जिनकी एसआईपी चल रही है, क्या वो कंटिन्यू करें? बहुत लोग ट्रेडर आ गए हैं, वो बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं, एक दिन में इतना बड़ा मूव मिल रहा है, वो खरीद रहे हैं, 2-4 दिन में बेच करके फिर वहाँ पे फ्रेश बाइंग कर रहे हैं। क्या सलाह रहेगी उन ट्रेडर्स को लेकर के, और कल की सिचुएशन को लेकर आपकी टिप्पणी? तो देखिए, कल भी साफ स्पष्ट सलाह थी, आज भी वही साफ स्पष्ट सलाह है। नींबू के छिलके का रस निकालेंगे, कड़वा पानी मुंह में लगेगा। कल जहां हमने बात की थी, वहां से कॉमेक्स पे चांदी $5 बढ़ गई है। $5 को 32.15 ट्राई आउंस से केजी में मल्टीप्लाई कीजिए, यूएसडी से 91 से मल्टीप्लाई कीजिए। 15,500 रुपए की तेजी एमसीएक्स सिल्वर पे या सिल्वर पे आनी चाहिए थी। लेकिन जहां पे हमने बात की थी ईटीएफ्स, वहां से 1 रुपए की भी मोमेंटम नहीं है। कल 11 बजे जब अपन ने बात की थी, बहुत कोई मोमेंटम नहीं है। जो नीचे गया था वही ऊपर आया है, जबकि चांदी 14,000 रुपए बढ़ चुकी है। तो यही दिखा रहा है कि फिजिकल में धीरे धीरे अब सेलिंग आने लगी है, एमटीएफ्स के सौदे कटने लगे हैं, वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है। यही गलती रेलवे डिफेंस पीएसयू में टॉप के पास किया था, यही तनला के पास टॉप में किया था। आखिरी छिलके का रस निकालने के चक्कर में कड़वाहट ही मुंह में लगती है। अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, बेच के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए। आखिरी का छिलका छोड़ देंगे तो कोई खास घाटा नहीं होगा, लेकिन पकड़े रह गए और किसी भी दिन चटकने लगा, फिर मुंह देखते बैठे रहेंगे, जैसे 1.5 साल से रेलवे डिफेंस पीएसयू में मुंह देखते बैठे हैं। तो क्यों वो आखिरी नींबू का रस, वो आखिरी छिलके का रस निकालना है? मीठा मीठा रस पी लिए हैं, उसको एंजॉय कीजिए, दूसरे नींबू पे सरक जाइए। बहुत शानदार सर। ये उदाहरण लाते कहाँ से हैं सर? ये नींबू वाला, गन्ने वाला, ये सब मतलब कहाँ, मतलब ये तो कल भी मैंने आपको बताया था सर कि ये व्यवहारिक ज्ञान आपको कहीं स्कूल कॉलेज में नहीं, आपको सड़कों पे मिलता है। जब गर्मी में हम लोग नींबू का रस पीने, वहां शिकंजी पीने उतरते हैं, तो वही शिकंजी वाले को जब मैंने पूछा कि आप ये आधा रस निकाल के क्यों छोड़ दे रहे हो, बोला भैया अगर ये पूरा रस निकालेंगे तो कड़वापन आएगा, फिर शक्कर ज्यादा डालनी पड़ेगी, फिर पानी ज्यादा डालना पड़ेगा, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आधा रस छोड़ देने में प्रॉफिट ज्यादा है। वाह, आधा रस छोड़ दीजिए, पूरा रस का आनंद लेंगे, कड़वाहट आ जाएगी। मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, ये मानना है। अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ये मानना है अंशुल जी का। और प्रदीप जी कह रहे हैं कि बहुत रिस्की है, आप कसम ही खा रखी है कि सिल्वर में पैसे ही बनाने हैं या सिल्वर में ही ट्रेड करना है, तो फिर अपने रिस्क पे आप कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे एक्सपर्ट की राय यहाँ पर सिल्वर ETF को लेकर के। लगातार बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़बरदस्त ट्रेंड में है, हर जगह जो है बातचीत हो रही है। अब तो घर के अंदर भी बात होने लगी और सिल्वर चांदी कितनी तेज़ रहेगी। लोगों को लगता है हम ही शेयर पर, मतलब जो है चांदी की कीमतों को आगे पीछे कर रहे हैं। तो आसपास के लोग, जी 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 प्रदीप जी बताइए। विपुल जी, ये तो आज ना मतलब मेरा मम्मी का याद आ रहा था। मेरा मम्मी बहुत मुझे बोलते थे, अरे गोल्ड खरीद के रख रहा हूँ यही फ्यूचर है, सिल्वर खरीद के रख रहा हूँ यही फ्यूचर है। मतलब हम तो एज ए एनालिस्ट डेली आ रहे, बात कर रहे, और बाद में पता चला एक्चुअल में सबसे बड़ी एनालिस्ट मेरा मम्मी था। एक्चुअली मेरा दीदा, मम्मी, ग्रैंड मदर, वो लोग गोल्ड खरीद के बैठे थे और इतना तेजी आया गोल्ड। इनफैक्ट विपुल जी, और एक बात भी कहना था। एक्चुअली मैं ना आज से 1.5 साल पहले
आई वॉज सिटिंग विथ ए वेरी फेमस पर्सनालिटी, रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, आपने नाम सुना ही होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ मैं बैठा था, तो हम ना 4-5 दिन थे साथ में, और इंडिया में उनका ट्रैवल हो रहा था। तो 4-5 दिन लगातार ना रॉबर्ट कियोसाकी साहब बोल रहे थे कि अगर आपके पास पैसा है, दिस इज फेक मनी, एंड गोल्ड को देख के बोल रहे थे दिस इज रियल मनी। अभी लोग ना भर भर के रील्स बना रहा है, ट्वीट करे कि नहीं रॉबर्ट कियोसाकी जो बोल रहे थे एंड कोई सच्चाई है। सो जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर में एक मोमेंटम आया विपुल जी, अभी भी मुझे लगता है कि कैरी चले होने वाला है। लेकिन एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि आज की डेट में ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है। करेक्शन चाहिए, अच्छा खासा करेक्शन चाहिए, उसके बाद ही निवेश करना है। बिल्कुल, कलेक्शन आ जाए उसके बाद निवेश किया जाएगा। लेकिन ये बात आपने दोनों लोगों ने बहुत सही की कि व्यवहारिक ज्ञान जो है ना, उसका किताबों अरे से कोई सर, लेना देना नहीं है। विपुल जी, हाँ हाँ। 1.5 साल पहले कियोसाकी साहब की बात सुन के शादी कर लेते तो दहेज में ज्यादा सोना मिलता, अब दहेज में सोना कम मिलेगा। अब सर इस पर तो बहुत चर्चाएं कर चुके हम। क्या ही कहा जाए। चलिए खैर, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। क्या है, आप अब दुरुस्त अध्याय आएंगे कि शराब नहीं की इसकी कोई गाड़ी गारंटी निकाल नहीं है। जाए। आजकल इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, देर आएंगे, दुरुस्त रहेंगे कि नहीं, हमारी दुआएं हैं कि दुरुस्त रहे सब कुछ। जी जी जी। नहीं सर, अंशुल सर का एडवाइस तो मैं डेफिनेटली फॉलो करूंगा, और विपुल सर तो मतलब साल भर डिस्कशन हो ही गया। जब भी शादी करूंगा आप लोगों को पूरा ओपन इनविटेशन रहेगा, डेफिनेटली आपको सब लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग आएंगे पूरा एकदम झूमते हम नाचते सब हुए आएंगे। शादीशुदा दुखियों में आप अकेले खुश हैं तो खुशी बर्दाश्त नहीं हो बर्दाश्त रही है। नहीं होती है ना, मतलब जलन सी होती है। मतलब कोई आदमी इतना खुश कैसे हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट जो है कुछ एक और शेयरों पे जो है चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। 2-3 दिन से एक स्टॉक जो लगातार उसमें ट्रेंड में बना हुआ है, उस पर हम आप दोनों की राय आ चुकी है, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं क्योंकि हर बार नए दर्शक होते हैं। वो है BCCL, हाल की लिस्टिंग। हर लेवल पे लोग पूछ रहे हैं क्या करें, करेक्शन आ चुका। बहुत लोग ये कह रहे थे 37-38 पे सही लेवल है, आज वो लेवल देखने को मिल रहे हैं। प्रदीप जी आप बताइए, और छोटी टिप्पणी अंशुल जी आप भी बता दीजिए इस पर, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज है हमारे पास। क्या करना चाहिए, मतलब क्या ये लेवल सही है या अब छोड़ देना चाहिए और नीचे आने का? आज 38 से भी नीचे आ गया, 3.5% नीचे, ₹37.61 का भाव। अंशुल जी क्या करेंगे और प्रदीप जी आप क्या कहेंगे? पहले प्रदीप जी आप ही बोल दीजिए। विपुल जी देखिए, जिस तरीके से हमने लिस्टिंग गेन यहाँ पे देखा है, बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को अफसोस भी हुआ है क्योंकि उनका लिस्ट अलॉटमेंट नहीं लगा था। देखिए मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ना जितना मूव होना था ऑलरेडी आपने एक बहुत बढ़िया मोमेंटम देख लिया है। अगर आपका व्यू नेक्स्ट 12 से 15 मंथ का है, डेफिनेटली यू शुड बाय, आपको बाय करना चाहिए। आप बैठे रहिए, मुझे लगता है कि बाय करके अगर आप 1-1.5 साल टाइम देते, अगेन आपको 56-60 का प्राइस मिल सकता है। लेकिन आपका व्यू अगर 1-2 महीना है, मैं बोलूंगा आप पूरा अवॉइड करके जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा 80-85% का एक लिस्टिंग गेन, उसके बाद तुरंत एक हफ्ता भी अभी ठीक से हुआ नहीं, और तुरंत अभी आप एक्सपेक्टेशन करेंगे कि नहीं 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक बार नीचे मुझे लगता है कि आपको 34-35 के आसपास का नीचे इजीली मिल सकता है नेक्स्ट आने वाला 3 से 4 दिन में। उस हिसाब से देखा जाए तो एक बार मुझे लगता है कि अभी करेंट जोन से अवॉइड करने का सलाह दूंगा। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर्स हो तो आप आइए, आप होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एज ए ट्रेडर हो, 1-2-3 महीने के लिए आ रहे हो, आप अवॉइड करके जाइए। चलिए, ये बात जो है अवॉइड करके जाइए, ये सलाह यहाँ पर भारत कुकिंग कोल को लेकर निकल के आती है। अंशुल जी आपकी टिप्पणी। इस बीच 2550 से ज़्यादा लोग हमारे साथ अभी दर्शक जुड़े हुए थे, अब 2517 हैं। तो 2 धुरंधर हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं और इनको देखने के लिए दर्शक जो है बेताब हो रहे हैं। आप लोगों का जिम्मेदारी सिर्फ एक ही है, अच्छे अच्छे ट्रेड पे हम बातचीत तो कर ही रहे हैं, आप लोग बस जितना हो सके लिंक को शेयर करते रहिए अपने अपने जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे। आप 2650 हो गए, तो 2650 के आसपास लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सोशल मीडिया पे हैं शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में और संख्या बल को और बढ़ाने में हमारी मदद करते रहें। अंशुल सर आपकी टिप्पणी BCCL। सर, भारत कुकिंग कोल के लिए मैंने विक्रम सोलार वगैरह के चार्ट भी खोल के आपको दिखाए थे कि अगर आईपीओ लो टूट रहा है तो निकल के फिर जब तक आईपीओ बेस नहीं बनता है तब तक बैठे रहिए। बहुत सारे स्टॉक्स हमने देखे जो 50-60% करेक्ट हो चुके हैं। तो तीसरे दिन जाके वेडनेसडे को 40 रुपए 12 पैसे का लो टूट चुका है। तो अब जब तक आईपीओ बेस नहीं बनता है, मेरा कोई भी इंटरेस्ट स्टॉक में नहीं आएगा। आईपीओ बेस अब 20 रुपए में बने, 30 रुपए में बने या ऊपर जाके 40 रुपए में बने, जहां भी बनेगा सस्ता बने महंगा बने, बट जब तक आईपीओ बेस नहीं बनता है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। एनटीपीसी ग्रीन का हाल देख लीजिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का हाल देख लीजिए। तो जब तक आईपीओ बेस नहीं बन रहा है मेरे लिए स्टॉक खत्म हो चुका है।
40-12 के नीचे जब वेडनेसडे क्लोज हुआ वॉच लिस्ट से पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। जी, ये बात भारत कोकिंग कोल को निकल के आई है। देखिए और ये बात जब लिस्टिंग हुई थी तब भी काफ़ी हद तक डिटेल में बता दी गई थी, वही राय अभी है, लेकिन काफ़ी लोग नए जुड़ते हैं। तो जो लोगों ने कूद करके उस दिन ज्ञान दे रहे थे, ये 100 रुपये जाएगा, ये यहाँ जाएगा, अभी वो लोग थोड़े से परेशानी में होंगे। और वही लोग, काफ़ी लोग सवाल भी पूछ रहे हैं जिन्होंने कूद करके तुरंत खरीदारी करने की कोशिश की थी। 100% प्रीमियम बहुत होता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, और चूंकि अब समय थोड़ा सा कम बचा है तो फटाफट शेयरों को डिस्कस करते हैं। प्रदीप जी, आज हमारे ये चैट बॉक्स में, ये ट्रेंडिंग में तो नहीं, बीएससी को लेकर के काफ़ी क्वेरीज आई हैं। ये कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आते हैं, उनमें से एक बीएससी शामिल हो गया है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? ऑलमोस्ट फ्लैट 2700 के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्या टिप्पणी रहेगी, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि बहुत ही एक प्रोमिनेंट स्टॉक पास्ट में भी रहा है, और जैसे ही हमने देखा था कि लिस्टिंग हुआ था उसके बाद एक मल्टी वगैरह रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। मुझे लगता है कि आपको बेचना नहीं चाहिए, आपको शॉर्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन आपको फ्रेश बाय करने के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए नीचे। रिसेंटली 2050 2100 2100 के आसपास का एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ। बेस फॉर्मेशन के बाद हमने 2800 के ऊपर भी आते हुए दिखाई दिया था, लेकिन जिस तरीके से शॉर्ट टाइम में एक बार मोमेंटम हो चुका है, आई डोंट थिंक कि इमीडिएटली इसमें नेक्स्ट 15-20 दिन, एक महीने में कुछ पॉसिबल होगा अप साइड मोमेंटम। लेकिन अगर आपके पास है, आप बने रहिए। इजीली आपको 3350 3400 ऑल टाइम हाइस पे आपको मिलेंगे स्टॉक। और एक 150 साल का पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और इसी साल लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ था। ऑलमोस्ट 9 जुलाई 2025 में 150 साल कंप्लीट हुआ है। और जिस तरीके का एनएससी आईपीओ आ रहा है, एनएससी आईपीओ से पहले तो देखिए इनके कंपटीशन में कोई भी है नहीं। और कैपिटल मार्केट सेगमेंट अगर हम देखेंगे, कंपेयर भी करेंगे यूएस के साथ, यूएस में तो मोर देन 55% पीपल दे आर इन्वेस्टेड इन द यूएस मार्केट, बट इन इंडिया ओनली फॉर, आप एनएससी बीएससी का डेटा देखेंगे 25 करोड़ इन्वेस्टर रजिस्टर्ड है। आज से अगर हम नेक्स्ट 5 साल 10 साल का व्यू लेते, ऑब्वियसली एनएससी बीएससी के कंपटीशन में तो कोई है ही नहीं, और आपको कुछ भी करो एक्सचेंज को पैसा देना ही है। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ना, ये एसेट लाइट मॉडल माना जाता है फंडामेंटली। अब टेक्निकली भी देखा जाए, जिस तरीके से प्राइस होल्ड कर रहा है 2500 के ऊपर, मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोमिनेंट अच्छा बढ़िया स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आपका रडार में भी होना चाहिए। नीचे आने पे मैं बाय करने में थोड़ा कंफर्टेबल रहूंगा। शॉर्ट टाइम में वैल्यूएशन मुझे थोड़ा ज्यादा महंगा लग रहा है। ठीक है, नीचे आने पर इस पर बातचीत की जाएगी। अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा महंगी लगती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए एक सर जरा वोल्टास देखिए अंशुल सर, नहीं चले गर्मियों में, लेकिन अब जो है थोड़ी बहुत बीच बीच में रैली आ रही है। बजट नज़दीक है, कंजम्पशन बहुत बड़ी समस्या है, और इसको एड्रेस करने के लिए सभी जो है प्रयास जो हो सकते हैं वो करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। कई सारे प्रयास किए गए हैं। अभी क्या करना चाहिए? क्या वो अधूरी रैली अब पूरी हो सकती है? अभी वोल्टास पे करंट लेवल पे क्या करें? आज की इस रैली को कैसे प्ले करें? तो देखिए 15 हफ्ते का लो स्वीप हुआ है 1288 रुपए पे, और आज ओपन लो के साथ चला है। वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट वॉल्यूम 114% वॉल्यूम राइज है। यहां से 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर में 1380-85 के आसपास है, वहां तक जा सकता है। उसके ऊपर निकला तो 1470 तक भी जा सकता है। बट क्या खरीदना चाहिए? मेरा जवाब ना रहेगा, क्योंकि ऊपर से ओवरहेड सप्लाई इतनी ज्यादा है कि एक छोटे से डेड कैट बाउंस को एक्सट्रापोलेट करना, उसके बेसिस पे पैसा लगा देना, क्योंकि अल्टीमेटली आपका रिस्क है, स्टॉप लॉस कटा तो पैसा घर से जाएगा। तो ये वो रिस्क है जो मैं नहीं लूंगा। अगर ऊपर जाता है 1385 और 1470, मैं देख के खुश हो लूंगा, बट मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, वोल्टास छोड़ दीजिए अभी। ये राय निकल के आई है। प्रदीप जी, ये चैट बॉक्स से दो लोग जानना चाह रहे हैं कि सुज़लॉन को लेकर के, सुज़लॉन और आइनॉक्स को लेकर के कौन सा ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग कह रहे हैं सुज़लॉन और वारी एनर्जी में क्या करें। वारी में कल अच्छी रैली आई, या सुज़लॉन और वारी का कंपैरिजन करके देखिए अभी क्या बेहतर लग रहा है। और सुज़लॉन क्या रिजल्ट तक का वेट करें, कब आएगी रैली इसमें? बिल्कुल जी, देखिए एक स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ फाइनल सुजलॉन में, वो रहेगा ऑलमोस्ट 42 के अराउंड। सो 42 में एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 52 53 जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, सुजलॉन में मोमेंटम नहीं मैं देख रहा हूँ, लेकिन 42 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहने का सलाह होगा। और वारी एनर्जीज कल एक शॉर्ट कवरिंग मूव, डेड कैट बाउंस आया था, फिर से थोड़ा आज नीचे है। मैं बोलूंगा एक स्टैगर मैनर पे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। कभी भी अगर आपको 2250 2300 के आसपास मिलता है, एक बार बाई कीजिए, फिर से आपको 2100 के आसपास मौका मिलेगा। रिस्क मैक्सिमम है 2000 तक, क्योंकि
थोड़ा हाई बीटा काउंटर है, बहुत सारे लोगों का 3000 एंड अबव भी बाइंग है। मैं ओवर द लॉन्ग टाइम अच्छे से देखता हूँ, पॉजिटिवली देखता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी 2025 फरवरी मार्च के उस टाइम पे हमने देखा जिस तरीके से 2000 को सपोर्ट, 2100 को सपोर्ट करके फिर से स्टॉक भागा है। इट विल टेक सम टाइम, आपको थोड़ा व्यू रखना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर बने रहिए। अभी मुझे लगता है कि 2800 क्रॉस करने के बाद फिर से स्टॉक आपको 3200 एंड अबव आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। हम्म, चलिए ये बात यहाँ पर जो है निकल के आई है। सर ये स्वान का आप देखिए सर जरा, अंशुल सर, ये कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त मोमेंटम में है, मतलब क्या इस तरह के शेयरों में मतलब हाथ लगाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा ज्वलनशील पदार्थ है, दूर रह करके थोड़ा रहें तो ज़्यादा बेहतर है? सर काफी ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ है। 772 437 की रेंज थी जिसका ब्रेकडाउन आया। फिलहाल पुल बैक 437 तक आ सकता है, तो ब्रेकडाउन का रीटेस्ट है। इवेंचुअली अगर ये रीटेस्ट पे वापस से ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करती है तो जो 362 का लो बना था उसको तोड़ते हुए करीब करीब 295 तक आ सकता है। क्लियर कट बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है, बिल्कुल भी लॉन्ग साइड में नहीं चढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, दूर बना करके चलें। ये बहुत लोगों की टिप्पणियाँ जो है ना, वो जैसे कहीं कोई गतिविधि तेज़ देखते हैं तो फिर उनका उत्साह बढ़ने लगता है। अच्छा सर, ये हमारे पीसीआर की टीम, ये हमारे दर्शकों की टीम, ये सब लोग पूछ रहे हैं कि सर डिफेंस के लिए आप लोगों ने माफ़ कीजिएगा, वो डिफेंस पे बात करते करते डिफेंस चढ़ गया। बजट को ध्यान में रख के कोई ट्रेड ऐसा कुछ आइडेंटिफाई किया है क्या अपने क्लाइंट्स के लिए, जो आप रिकमेंड करना चाहें या बात करना चाहें? अंशुल जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, फिर प्रदीप जी आप। फिर देखिए, कंजम्पशन रिलेटेड बजट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर इसमें गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये तो अब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मजबूरी हो चुकी है, तो अगर नहीं करते हैं तब तो दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। तो कंजम्पशन रिलेटेड ही बजाज ऑटो आप देख सकते हैं, 9200 रुपए से मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ बजाज ऑटो। कल भी मीडिया चैनल पे बीटीएसटी रिकमेंड किया था, आज भी अच्छा खासा तेज है, 11200 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। तो जहां भी डिप पे बजाज ऑटो मिल जाए यहाँ पे लेना है, थोड़ा सा डिप पे ऐड करते रहिए। 11240 पे गैप छूटा हुआ है, वहां तक ये स्टॉक आराम से चला जाएगा, तो बजाज ऑटो पे फोकस करना चाहिए। इनहेरेंट भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है काउंटर में, और बजट में अगर कुछ कंजम्पशन रिलेटेड मिल जाता है तो एक डबल इसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो जो टारगेट 3-4 महीने में आना है, वो अगर बजट में कुछ अच्छा मिलता है तो 3-4 हफ्ते में ही आ जाएगा। ठीक, बजाज ऑटो पे निगाहें रखिए। 11,240 का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बजट की अनाउंसमेंट पे ध्यान रखिए, नहीं दे सकते ध्यान रख सकते हैं तो फिर बोनस पे ध्यान रखिए आप। यहाँ आपको जो है पूरा ध्यान दिला दिया जाएगा कि क्या कुछ निकल के आया बजट के अंदर। प्रदीप जी आपका व्यू कोई है सर, कहीं कुछ क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो या कहीं कुछ रिसर्च आपकी कुछ कह रही हो? जी देखिए विपुल जी, मैं ज़्यादा पोस्ट बजटी एनालिसिस करने में पसंद करूंगा, लेकिन एक चीज़ जो मैंने रिसर्च किया है वो है, अगर हम देखेंगे, आई डोंट ज़्यादा इस बार तो हाईलाइट होने वाले डिफेंस ही, लेकिन एक स्टॉक जो कि पर्टिकुलर एक सेक्टर जो कि अभी नहीं चला है ठीक से, वो है इंश्योरेंस काउंटर। अगर हम इसमें देखेंगे, जापान में देखेंगे, सिंगापुर में देखेंगे, दुबई में देखेंगे, अगर हम चीन में भी देखेंगे, वहाँ पे ना पहले था 25% एफडीआई लिमिट, बाद में हुआ 49, बाद में हुआ 75, अभी है 100%। अब 2017-18 के बाद भी इंडिया भी सेम चीज फॉलो कर रहा है, पहले था 49, लास्ट हुआ 74। अगर 100% एफडीआई जो है लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में आता है तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइजेशन है वो बहुत तगड़ा हो सकता है और आपको और बेटर सर्विस मिल सकता है। ऐसे हम सोचते हैं कि प्राइवेटाइजेशन गलत है, गलत नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पे आपको सर्विसेज बहुत अच्छा मिलता है। तो इस बार या तो नेक्स्ट आने वाला 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, मुझे लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर को आपको फोकस में रखना चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 1998 का प्राइस चल रहा है। कभी भी अगर आपको थोड़ा बहुत नीचे मिलता है ना, आपको 1950, 1940, आपको स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस अभी 740 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल का होराइजन आपको रखना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर्स आपको ये दो पर्टिकुलर सेक्टर में फोकस करना चाहिए। जिस तरीके से हमने ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी कट होते हुए देखा, लेकिन मोमेंटम नहीं आया। अब देखिए जो मोमेंटम हो चुका है, हम सब लोग डिफेंस रेलवे कर रहे, जहां पे मोमेंटम हो चुका है उसको लेके मुझे लगता है कि बात करने से बेटर होगा। जहां पे मूव आया ही नहीं, आप देखेंगे आज भी स्टार हेल्थ चला नहीं, आज भी नीबा बुपा चला नहीं। आप नीबा बुपा में देखेंगे भाई साहब, लोग तो वर्ल्ड कप में
स्पॉन्सर है, पूरा वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर था और रिजल्ट भी बढ़िया आ रहा है, स्टार हेल्थ में भी सेम चीज है, लेकिन स्टॉक अभी भी नहीं चल रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है ये, आपके रडार पे रखिए, वॉच लिस्ट पे रखिए, जैसे ही कुछ अनाउंसमेंट होता है, जैसे ही कुछ हलचल यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑब्वियसली आप बोनस भी फॉलो करते रहिए, हम तो आएंगे डेफिनेटली बताएंगे ही। लेकिन मुझे लगता है कि पर्टिकुलर ये पूरा सेक्टर स्टॉक्स, अभी हेल्थ इंश्योरेंस भी देखेंगे और लाइफ इंश्योरेंस भी देखेंगे, दोनों चला नहीं, इन दोनों को आपको फोकस में रडार पे रखना चाहिए। चलिए, ये बात निकल के आई है। इंश्योरेंस सेक्टर पे फोकस कीजिए, प्रदीप जी का मानना है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे गिरावट में खरीदारी करें। बजाज ऑटो खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी गई है अंशुल जी की तरफ से। अब आप लोगों का डिस्क्लोजर लूँ, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अपनी जो है तैयारी कर लीजिए। और जो है अंशुल जी आ रहे हैं आप लोगों के बीच में अब वेबिनार के लिए, और दो पार्ट में आ रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है ये बताने के लिए आ रहे हैं। बाज़ार में जो माहौल बदलता हुआ है उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये बताने आ रहे हैं। अभी की जो सुस्ती है वो कब तक चलेगी और इस तरह की सुस्ती में आपका व्यवहार क्या होना चाहिए अपने ट्रेड के प्रति, ये बताने आ रहे हैं। एफआईडीआई डेटा को कैसे पढ़ना है ये बताने आ रहे हैं। तो जो है ये स्कैनर लगा हुआ है और अपनी तारीख नोट डाउन कर लीजिए, 7 फरवरी को सुबह 11 बजे जो है अंशुल जी रहेंगे आपको बताने समझाने के लिए स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आपको अमाउंट पे करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए बजट के तुरंत बाद। अंशुल जी आपकी कोई टिप्पणी और फिर डिस्क्लोजर आप दोनों का जाना चाहेंगे? तो फिर वही चीज रिपीट करूंगा कि अभी मौका है 2-3 महीने जब तक मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहा है, क्योंकि सुबह से आज मैंने एक भी डिलीवरी कॉल नहीं दी है, चल ही नहीं रहे मिड कैप स्मॉल कैप। तो ये समय है कि कुछ नया सीख लीजिए, पढ़ लीजिए। जब बुल मार्केट लौटेगा 10/20 डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे आ जाएगा मिड कैप स्मॉल कैप में, तब आपके पास सीखने समझने और पढ़ने का समय नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स चलते रहेंगे कि स्कैन रन करना, उनमें से बेस्ट स्टॉक उठाना, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन करना, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर, इन चीजों में इतना बिजी हो जाएंगे कि पढ़ने सीखने का समय नहीं रहेगा। तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इस समय पढ़ लीजिए, बुल रन आते आते पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी आपकी। ठीक, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे, जब बचपन में हम लोग बताया था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो ये अंशुल जी कह रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। प्रदीप सर डिस्क्लोजर। देखिए, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट। जितने भी स्टॉक्स को लेके बात हुआ है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही रहा है। हम क्लाइंटों को भी देते, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सेंटर बोनस फैमिली को एंड शुभम जी को, सबको। एंड 1 मिलियन हुआ है, नेक्स्ट ईयर सर बात करेंगे इसी टाइम पे। आई होप 2-3 मिलियन और भी आप ऊंचाई पे जाते हैं। थैंक यू सर, आप लोग अपना सहयोग, अपना विश्वास, अपना भरोसा ऐसे ही बनाए रखिए और हम दर्शकों के भरोसे को टूटने नहीं देंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुल सर आपका डिस्क्लोजर है क्या? देखिए, जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बाकी स्टॉप लॉस टारगेट, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर ढंग से यूज कर लीजिए, तो अगले बुल रन में बढ़िया मोटा पैसा कमाएंगे आप भी और हम भी। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।